से जल्दी प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर डाल लें। और दोस्तों क्या करें कि एक सारणी बना लें, चार्ट बना लें अंतर का, और उसमें आप लोग लिख लें आंसर में। एक तरफ आपको डालना है क्या, एक तरफ डालना है आपको प्रबंध काव्य और एक तरफ डालना है मुक्तक काव्य। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, इसको नोट कर लें और देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में। तो एक तरफ डाल लें प्रबंध काव्य, एक तरफ प्रबंध काव्य डाल लें और एक तरफ डाल लें मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इसको नोट कर लें और इस तरह का एक चार्ट बना लें और फिर देखते हैं इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो देखते हैं पहला अंतर क्या है दोस्तों। तो प्रबंध काव्य में नंबर 1 लिखते हैं, प्रबंध काव्य में नंबर 1 पॉइंट डालते हैं तो क्या होगा, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य एक छंदोबद्ध रचना है, छंदोबद्ध रचना है। और जो मुक्तक काव्य है उसमें हम नंबर 1 डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि मुक्तक काव्य एक, मुक्तक काव्य एक छंदोबद्ध रचना नहीं है। जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, इसको नोट कर लें। और इसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य में एक कथा होती है। प्रबंध काव्य में एक क्या होती है, कथा होती है। एक निश्चित कहते हैं कथा होती है, क्रमबद्ध एक व्यवस्थित बंधी हुई कथा होती है। और जो मुक्तक काव्य होता है, जो मुक्तक काव्य होता है उसमें कह दें कि एक कथा नहीं होती है, या फिर कह दें कि उसमें विचार या भाव होते हैं। तो क्या है देखिए पहला अंतर, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य एक छंदोबद्ध रचना है और प्रबंध काव्य में एक कथा होती है। मुक्तक काव्य एक छंदोबद्ध रचना नहीं है। और इसका जो हमें दूसरा अंतर बनाना है तो अंतर क्या बनेगा कि मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य में भाव या विचार, भाव या विचार होते हैं। इसमें कह दें कि कोई एक कथा नहीं होती है, तो या फिर कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य में एक कथा की प्रधानता होती है और मुक्तक काव्य में भावों या विचारों की प्रधानता होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ये प्रबंध काव्य छंदोबद्ध रचना है, मतलब छंदों से बंधी हुई एक रचना होती है। और जो मुक्तक काव्य है वो छंदोबद्ध रचना नहीं है, मतलब छंदों से वो क्या होती है, मुक्त होती है। तीसरा अंतर देखते हैं, तीसरा पॉइंट डालना है आपको। जल्दी से जल्दी आप लोग तीसरा अंतर डाल लें और देखें कि तीसरा अंतर क्या है। तो जो दोस्तों प्रबंध काव्य होता है, जो प्रबंध काव्य है इसका पूर्वापर से संबंध होता है। किससे होता है, पूर्वापर से, मतलब पूर्व की रचनाओं से संबंध होता है, पूर्व की बातों से संबंध होता है। प्रबंध काव्य
प्रबंध काव्य का संबंध कहाँ से होता है? पूर्वापर से होता है। पूर्वापर का मतलब जो होता है दोस्तों, जो पूर्व में कह दें घटे या पूर्व में प्रचलित बातों आदि से उसका संबंध होता है, इसलिए इसमें क्या कहा गया है? पूर्वापर से संबंध होता है। और इसके बाद जो तीसरा है मुक्तक काव्य में, तो इसमें भी आपको क्या करना है? लिखना है कि मुक्तक काव्य का संबंध, मुक्तक काव्य का संबंध कह दें पूर्वापर से नहीं होता है। तो ये तीसरा अंतर हो गया दोस्तों कि प्रबंध काव्य का संबंध पूर्वापर से होता है और मुक्तक काव्य का संबंध पूर्वापर से नहीं होता है। तो ये तीन अंतर तो बड़े आसान हैं, बड़े सरल हैं। और चौथा अंतर इन सबसे सरल है दोस्तों। क्या है? सबसे सरल है। क्या है? हम देखते हैं कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है। मतलब कह दें कि एक विस्तृत वनस्थली है। वनस्थली का मतलब जानते होंगे, एक वन कह दें, एक जंगल कह दें। तो ये प्रबंध काव्य एक होता है पूरे जंगल के समान। और जो मुक्तक काव्य होता है, इसको देखते हैं जी क्या होता है। मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो ये एक चौथा अंतर है। देखिए, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, लेकिन मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बताया गया है। मतलब सीधा सीधा कह दें कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत होता है, एक जंगल के समान होता है, और मुक्तक काव्य एक गुलदस्ते के समान होता है। तो ये दोनों में अंतर है दोस्तों। 4 अंतर हो गए हैं। ये आपकी जो ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन है काव्य का, तो उसी काव्य के अंदर है ये प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर में से कोई एक अंतर जरूर पूछा जाता परीक्षा में। तो ये आप लोगों के सामने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर है। 4 पॉइंट बनाए हुए हैं, मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से लिखेंगे आप तो 4 के 4 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। और फिर जल्दी से जल्दी देखते हैं अगला। तो दोस्तों इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहते हैं नोट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे एक और जो हमारा प्रश्न है वो है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, नोट करें और अगला प्रश्न डालें दोस्तों। फटाफट अगला प्रश्न डालना है आपको, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर डालना है। तो जल्दी से जल्दी क्या करें, क्वेश्चन लिख लें, अगला प्रश्न लिख लें कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नोट कर लें। आपका जो प्रश्न है वो है महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। दोस्तों अंतर लिखें, ये आपका प्रश्न होगा। महाकाव्य और खंड काव्य में
अंतर लिखें। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि इसी तरह से एक सारणी बनाना है जैसा अभी अपन ने बनाया था। तो इसमें भी आप लोग डालें, आंसर डाल लें, और इसके बाद आपको इसी तरह से बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद फिर एक तरफ डालना है आपको महाकाव्य और एक तरफ खंड काव्य डालना है। तो एक तरफ डाला हमने महाकाव्य और एक तरफ डाला हमने खंड काव्य। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी डाल लें महाकाव्य और खंड काव्य। इसमें फिर लिखते हैं अपन महाकाव्य में हम पहला पॉइंट बनाते हैं दोस्तों। महाकाव्य में पहला पॉइंट तो क्या होगा कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। जी पहला आपका पॉइंट बना, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। और खंड काव्य में क्या होगा दोस्तों, खंड काव्य में भी आपको पहला पॉइंट डालना है और लिखना है कि खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। ये हुआ आपका पहला अंतर दोस्तों कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है, यानी कह दें कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की रचना घटनाओं का, मृत्यु तक की कथाओं का, सबका एक साथ कह दें वर्णन किस में होता, महाकाव्य में होता है। लेकिन जो खंड काव्य है उसमें क्या होता है, जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं में से किसी एक घटना का वर्णन होता है, किसमें, खंड काव्य में होता है। इसीलिए बता दिया गया कि खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा अंतर डालते हैं, तो दूसरा अंतर क्या होता है कि महाकाव्य का कलेवर की जगह हम लिख सकते हैं क्षेत्र दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र। क्या होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। और इस तरह से हम दूसरा खंड काव्य में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि खंड काव्य का कलेवर कोष्टक में हम लिख सकते हैं क्षेत्र। खंड काव्य का कलेवर कोष्टक में क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, सीमित होता है या फिर कहते हैं कि विस्तृत नहीं होता है। इसके बाद तीसरा अंतर आपको डालना है महाकाव्य में। तो महाकाव्य में लिखना है आपको, महाकाव्य में एक मुख्य कथा के साथ मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं, या फिर कह दें कौन सी कथाएं, गौण कथाएं, अन्य कथाएं या
गौण कथाएं भी होती हैं। जो मुख्य कथा होती है, ये जो एक मुख्य कथा है, इस मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं भी क्या होती हैं, इसमें समाहित होती हैं। लेकिन ये जो खंड काव्य है, खंड काव्य में तीसरा क्या देखते हैं, क्या बनेगा। जो खंड काव्य है, खंड काव्य में एक मुख्य कथा ही होती है। मतलब इसमें गौण या अन्य कथाएं जो हैं वो नहीं होती हैं। किस में नहीं होती हैं, खंड काव्य में नहीं होती हैं। इसके बाद चौथा अंतर देखते हैं। तो चौथा अंतर क्या होगा, महाकाव्य में सर्गों, महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है दोस्तों, संख्या 8 या 8 से अधिक होती है। महाकाव्य जो होता है, इसमें जो सर्ग हैं दोस्तों, क्या हैं, सर्ग। इन्हीं सर्ग को हम अध्याय भी कहते हैं, कांड भी कह सकते हैं। तो ये जो सर्गों की संख्या है, अध्यायों की संख्या है, कम से कम कह रहा 8 या 8 से अधिक होती है। तो अधिक में दोस्तों निश्चित नहीं होता है महाकाव्य में कितने सर्ग हो जाते हैं। लेकिन खंड काव्य में क्या कहता है, खंड काव्य में कहता है, खंड काव्य में सर्गों की संख्या, खंड काव्य में सर्गों की संख्या कितनी, 7 या 7 से कम। कोष्ठक में क्या लिख देंगे, 1। 7 या 7 से कम। कम में कह रहा है एक भी, कम में कह रहा है कि एक भी हो सकती है। यहाँ 7 अधिकतम संख्या निश्चित है खंड काव्य की, कितनी, 7। 7 से कम, 7 से कम में एक भी हो सकती है, ये ध्यान दें। तो 7 या 7 से कम होती है। कम में हम एक भी कह सकते हैं। जी आप लोग क्या करें, नोट कर लें। देखिए 4 अंतर बन गए इसमें, और इसके बाद और बना सकते हैं। तो क्या बनाएंगे, 5वां, जैसा प्रबंध काव्य में कहा था कि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो महाकाव्य क्या हो जाएगा, महाकाव्य भी एक विस्तृत वनस्थली है, और खंड काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों आज ये 2 अंतर के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो दोस्तों क्या करना है कि इनको आपको कॉपी में नोट करना है, और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में कह दें 2 क्वेश्चन और लेके आपके सामने आएंगे। वो भी आपके लिए क्या होंगे, बहुत महत्वपूर्ण, या कह दें बहुत मोस्ट होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, और कह दें दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।